सब्सक्राइब कीजिए हमारे इस यूट्यूब चैनल स्टडी स्टार्स 27 को और लेटेस्ट वीडियो के लिए इस बेल आइकन को क्लिक करें। हेलो स्टूडेंट, मैं दीपेश के सरवानी आपको आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ा रहा और आधुनिक भारत के इतिहास में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं गोलमेज सम्मेलन के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो देखिए, गोलमेज सम्मेलन जो कि 1930 में होता है और इस सम्मेलन का होने का कारण रहता है सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रभाव को कम करना। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कि जो गांधी जी हैं उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कर दी थी और उन्होंने सबसे पहले आंदोलन के अंतर्गत डांडी यात्रा की थी और डांडी यात्रा में नमक बनाकर उन्होंने नमक कानून को तोड़ा था। धीरे धीरे पूरे देश में हर जगह नमक बनाकर नमक कानून तोड़ने का प्रथा स्टार्ट हो गया। तब देखिए इस समय क्या होता है। गोलमेज सम्मेलन जिसका उद्घाटन किए थे ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम। जॉर्ज पंचम जो है इस समय ब्रिटिश सम्राट थे। उन्होंने गोलमेज सम्मेलन का उद्घाटन किया था। इस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे रैमसे मैकडॉनल्ड। बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है ये, क्योंकि आपके एग्जाम में इसे पूछा जाता है। तो याद रखिएगा कि इस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे रैमसे मैकडॉनल्ड। स्थान की बात करें तो सेंट जेम्स महल जो कि लंदन में है, वहां पर हुआ था गोलमेज सम्मेलन। उद्देश्य क्या था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रभाव को कम करना। सारे चीज यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। अब आगे देखते हैं हम लोग। तो देखिए, प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो कि नवंबर 1930 से जनवरी 1931 तक चला था। इस समय भारत के वायसराय थे लॉर्ड इरविन। जब प्रथम गोलमेज सम्मेलन होता है उस समय भारत के वायसराय थे लॉर्ड इरविन। आगे देखिए आप। कांग्रेस ने इस सम्मेलन का बहिष्कार कर दिया था। कांग्रेस जो है इस सम्मेलन में बिल्कुल ही नहीं जाते और ना ही गांधी जी इस सम्मेलन में जाते हैं। ना तो गांधी जी जाते हैं और ना तो कांग्रेस के कोई सदस्य। लेकिन इस सम्मेलन में कुल 89 लोगों ने हिस्सा लिया था। 89 लोग जो थे इस सम्मेलन का हिस्सा बनते हैं, जिसमें से कुछ महत्वपूर्ण नेता हैं आगा खां, मोहम्मद अली जिन्ना जो कि मुस्लिम लीग के नेतृत्व करते हैं वहां पर, BR अम्बेडकर जो कि दलित वर्ग के नेतृत्व करते हैं वहां पर, सरदार संपूर्ण सिंह जो कि सिख वर्ग के नेतृत्व करते हैं वहां पर, फिर है तेज बहादुर सप्रू और MR जयकर। तो MR जयकर जो है वो हिंदुस्तान महासभा का नेतृत्व करते हैं। हिंदुस्तान महासभा वो भी एक आयोग था जिसका नेतृत्व करते हैं MR जयकर। तो इसमें सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि कांग्रेस इसमें पार्टिसिपेट ही नहीं करता। तो ये सम्मेलन जो है
पूरी तरह से असफल हो जाता है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। तो देखिए गांधी इरविन समझौता, जो कि 5 मार्च 1931 को होता है। क्या था गांधी इरविन समझौता, उसके बारे में देखिए। कांग्रेस द्वारा प्रथम गोलमेज सम्मेलन का बहिष्कार करने के कारण गांधी इरविन समझौता हुआ। अब भाई कांग्रेस तो पूरी तरह से उसका बहिष्कार कर देते हैं प्रथम गोलमेज सम्मेलन का। तब ब्रिटिश सरकार क्या करता है कि गांधी और इरविन का समझौता करा देते हैं। और ये समझौता जो है वो तेज बहादुर सप्रू एवं जयकर के प्रयासों से ये समझौता हुआ था। तो इन्होंने बहुत कोशिश किया था कि गांधी और इरविन का समझौता हो जाए। तो इनके प्रयासों से होता है समझौता। और ये जो है ये भी आपके एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है कि किसके प्रयासों से गांधी और इरविन का समझौता हुआ था। तो तेज बहादुर सप्रू और जयकर के प्रयासों से। आगे देखिए, गांधी इरविन के समझौते को दिल्ली पैक्ट या फिर दिल्ली समझौता भी कहा जाता है। तो इस समझौते को दिल्ली पैक्ट या फिर दिल्ली समझौता कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं अब हम लोग। गांधी जी के द्वारा स्वीकारे गए प्रमुख शर्तें। ये जो समझौता हुआ था गांधी इरविन समझौता, उसमें गांधी जी ने क्या क्या शर्त स्वीकारे थे उसके बारे में देखिए। तो पहला था सविनय अवज्ञा आंदोलन को समाप्त कर देंगे। ये पहला शर्त स्वीकारे थे गांधी जी ने। दूसरा था कांग्रेस द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने लंदन जाएगी। तो दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने कांग्रेस लंदन जाएगी, ऐसा वादा करके आते हैं गांधी जी। तीसरा था पुलिस द्वारा की गई जातियों के लिए आयोग का गठन नहीं किया जाएगा। तो जब सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था तब उस समय पुलिस ने भी बहुत जातियां किए थे और बहुत से लोगों को गिरफ्तार करके बंद कर दिए थे। तो इस पर जो है किसी भी प्रकार का आयोग का गठन नहीं किया जाएगा, इस बात को स्वीकार करते हैं गांधी जी। अब देखिए, तो देखिए इरविन द्वारा स्वीकार की गई प्रमुख शर्तें। तो ऊपर आपने जो गांधी जी ने स्वीकारा है उसको देखा, अब इरविन ने जो स्वीकारा था उसको देखें। तो पहला है सत्याग्रहियों की जब्त की गई संपत्ति को वापस किया जाएगा। तो इरविन इसे मान लेते हैं कि वो सत्याग्रहियों की जब्त की गई संपत्ति को वापस कर देंगे। दूसरा, समुद्री किनारे रहने वाले को नमक बनाने की अनुमति दी जाएगी। तो जो समुद्र के किनारे रहते हैं उन्हें अनुमति दिया जाएगा कि वो नमक बना सकते हैं। तीसरा, हिंसा से लिप्त बंदियों को छोड़ के बाकी को रिहा कर दिया जाए। तो ये भी मान जाते हैं कि जिन्होंने हिंसा नहीं किया है उन्हें छोड़ के बाकी को रिहा कर दिया जाएगा ब्रिटिश सरकार के द्वारा। तो इन तीनों चीजों को मान लिया जाता है इरविन के द्वारा। लेकिन देखिए आप यहां पर इंपॉर्टेंट नोट, पंडित जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने इस समझौता की
कड़ी आलोचना की। इसलिए इस समझौता की कड़ी आलोचना की गई, क्योंकि गांधी जी को कहा गया था कि वो भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी से बचाए। लेकिन यहाँ पर जो तीसरा शर्त है, हिंसा से लिप्त बंदियों को छोड़ के बाकी को रिहा कर दिया जाए, तो यहीं पर क्लियर हो जाता है कि हिंसा से लिप्त बंदी, तो यहाँ पर भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, इन्होंने हत्या किया था, तो ये इसमें आ जाएंगे। बाकी जो है बहुत सारे नेता जो गिरफ्तार हुए थे उन्हें छोड़ दिया जाएगा। तो यहाँ पर ये क्लियर हो जाता है। तो इस कारण पंडित जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने इसकी कड़ी आलोचना की थी। बाकी बहुत से लोगों ने इसकी आलोचना की थी। आगे देखिए, युवा कांग्रेसी भी इस समझौता से खुश नहीं थे, क्योंकि गांधी जी तीनों क्रांतिकारी भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, इनको फांसी से नहीं बचा सके। जबकि सभी की उम्मीद जो थी वो गांधी जी पर था कि वो इरविन से समझौता करके इन्हें बचा लेंगे। लेकिन 23 मार्च 1931 को तीनों को फांसी दे दी जाती है। इन तीनों को फांसी दे दी जाती है 23 मार्च 1931 को। और इसी समय फरवरी में 1931 को इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में चंद्रशेखर आजाद की मृत्यु हो गई। तो चंद्रशेखर आजाद जो है वो पुलिस से बचते हुए भागते भागते अल्फ्रेड पार्क पहुंचते हैं। तब वहां पर पुलिस जो है चारों तरफ से चंद्रशेखर आजाद को घेर लेते हैं, और चंद्रशेखर आजाद जो है वो खुद को गोली मार के अपना प्राण देश को बलिदान करते हैं। तो यहाँ पर चंद्रशेखर आजाद भी शहीद हो जाते हैं। उसके बाद देखिए, जैसा कि समझौता हुआ था गांधी इरविन का, उसके तहत सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित कर दिया जाता है। सविनय अवज्ञा आंदोलन अब स्थगित कर दिया जाता है। आगे देखिए, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 से दिसंबर 1931 तक चलता है। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन इंग्लैंड में। इस समय भारत के जो वायसराय रहते हैं वो लॉर्ड वेलिंगटन थे, और जो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे वे थे रेमसे मैकडॉनल्ड। तो गांधी जी इस समय SS राजपुताना नामक जहाज से लंदन पहुंचे। इंपॉर्टेंट है, SS राजपुताना जहाज से गांधी जी लंदन पहुंचते हैं। फिर देखिए, ये जो गोलमेज सम्मेलन था, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, इस सम्मेलन में एनी बेसेंट ने भारतीय महिलाओं का प्रतिनिधित्व किया था। तो एनी बेसेंट भी पहुंच जाती है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में और भारतीय महिलाओं का प्रतिनिधित्व करती है। आगे देखिए, इस सम्मेलन में मदन मोहन मालवीय भी सम्मिलित हुए थे। तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में मदन मोहन मालवीय भी गए थे। और इस सम्मेलन में डॉक्टर BR अम्बेडकर, उन्होंने दलित वर्ग के लिए अलग निर्वाचन की मांग की, परंतु गांधी जी ने इसका विरोध किया। अम्बेडकर चाहते थे
कि दलित वर्ग के लिए अलग निर्वाचन हो। जिन्ना चाहते थे मोहम्मद अली जिन्ना कि मुस्लिम वर्ग के लिए अलग निर्वाचन हो। इसी प्रकार अलग अलग निर्वाचन चाहते थे अलग अलग समुदाय के लोग। लेकिन गांधी जी इसका पूरा विरोध में थे। वे कभी नहीं चाहते थे कि भारत में अलग अलग निर्वाचन हो या फिर सांप्रदायिकता के आधार पर भारत के अलग अलग वर्गों को अलग अलग बांटा जाए। तो देखिए, ये जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन था वो सांप्रदायिक मोड़ ले लेता है। इस प्रकार जो है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन सांप्रदायिक मोड़ ले लेता है। मतलब यहाँ पर भारत की एकता की बात ना करके भारत को अलग अलग बांटने की बात होने लग जाती है। और ऊपर से गांधी जी ये देखते हैं कि वो तो स्वराज्य प्राप्त करने के लिए आए थे, लेकिन यहाँ पर तो कुछ और ही हो रहा। तो इस तरह जो है सम्मेलन असफल हो जाता है। और आगे देखिए, इस समय चर्चिल ने गांधी जी को अर्धनग्न फकीर कहा था। तो ब्रिटिश अधिकारी चर्चिल ने गांधी जी को अर्धनग्न फकीर कहा था। बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, आपके एग्जाम में इसे पूछा जाता है। किसने कहा था? तो ब्रिटेन के चर्चिल ने। गांधी जी लंदन से वापस आते ही द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू कर देते हैं। तो जैसे ही गांधी जी लंदन से वापस आते हैं तो 3 जनवरी 1932 को वो द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू कर देते हैं। मतलब फिर से सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करते हैं, जिसके कारण 4 जनवरी 1932 को गांधी जी और सरदार वल्लभ भाई पटेल दोनों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो यहाँ पर दोनों जो है बड़े नेता गांधी जी और सरदार वल्लभ भाई पटेल दोनों गिरफ्तार हो जाते हैं। लेकिन गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कर दी थी, द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन की। तो ये पूरे देश में स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पर आपका ये वीडियो जो है कंप्लीट हो जाता है। इससे आगे का हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो इस वीडियो को हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं।